स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। आज इस वीडियो में अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी में जो डायग्राम और जो ग्राफ दिए गए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड वो यहाँ पे अपन जानेंगे। साथ में जितने भी हार्मोन्स के फंक्शन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड वो भी अपन यहाँ पे जानेंगे। और जैसे जैसे वीडियो चलेगा आप यहाँ से अपने अच्छे नोट्स भी बना सकते हैं जो आपको आगे जाके ज़रूर से हेल्प करेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मीनिंग होता है रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। तो फीमेल प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसी को अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है हर प्राइमेट फीमेल्स में। तो एट द प्यूबर्टी ये स्टार्ट होती है, जिसका एक और नाम है जिसको अपन बोलते हैं मेनार्च। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये 28 डे से लेकर 29 डेज तक हो सकती है। और यह मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही इन 28 से 29 डेज के मिडल वाल किसी डे में ओव्यूलेशन भी होता है। तो ये तो बात हो चुकी है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओवरऑल व्यू के बारे में। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितनी फेजेस आती है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है उसमें सारे हार्मोन्स के इंटर रिलेटेड कनेक्शन को भी अपन समझेंगे। और साथ में यहाँ पे एक अलग अलग पॉइंट भी समझेंगे जो नीट में पूछे जाते हैं। तो चलिए वो भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फेजेस और जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है वो यहाँ पे बना लिया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहली फेज़ होती है मेंस्ट्रुअल फेज़, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। सेकंड फेज़ होती है फॉलिकुलर फेज़, जहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद होता है ओव्यूलेशन, जहाँ पे मैंने कहा था डे ऑफ ओव्यूलेशन आता है, वो होता है ओव्यूलेशन फेज़। और उसके बाद आता है ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज़, जहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसका वर्क होता है, या फिर हम कह सकते हैं सिक्रेटरी फेज़ जो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीशंस करता है उसका फेज़ कहते हैं अपन। अब यहाँ पे जो फॉलिकुलर फेज़ है और जो ओव्यूलेशन है, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखा है तो ये आपको समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे मैंने फीमेल्स में कैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको फॉलिकुलर फेज़ और ओव्यूलेशन समझ में आ जाएगा, जो यहाँ पे डायग्राम्स में भी दिया गया है। फिर उसके बाद जो ल्यूटियल फेज़ है वो यहाँ पे मैं समझाऊंगा। अब यहाँ पे याद रखना ये जो चारों फेजेस है ये चारों थोड़ी थोड़ी कनेक्टेड है। और कैसे कनेक्टेड है वो है हार्मोन से कनेक्टेड। तो यहाँ पे 4 हार्मोन्स का यूज़ आएगा, पहले उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो यहाँ पे हार्मोन्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था FSH और LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तो फॉलिकुलर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। याद रखना फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे कि इसके नाम में है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये फॉलिकल्स के डेवलपमेंट और ओवम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। वहीं पे 2 हार्मोन और आते हैं जिसको अपन बोलते हैं ईस्ट्रोजन। पहले अपन ईस्ट्रोजन लिख के लेते हैं, ईस्ट्रोजन, और सेकेंड आता है प्रोजेस्टेरोन। याद रखना फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग का हार्मोन का वर्क तो आप जानते ही होंगे, ये फॉलिकल के डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं। लेकिन ईस्ट्रोजन का एक और प्रोजेस्टेरोन का एक अलग फंक्शन होता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनमें, बस थोड़ा सा समझने की बात है। अगर मैं ईस्ट्रोजन की बात करूँ तो यहाँ पे याद रखना इसका जो मेन फंक्शन है, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो मेन काम होता है वो होता है डेवलपमेंट, या फिर कह सकते हैं डेवलप करता है। अब डेवलप का मीनिंग क्या है? जो ईस्ट्रोजन जो होता है वो माइटोटिक डिवीजन कराता है, और माइटोटिक डिवीजन के कारण अपन जानते हैं रिपेयरिंग होता है और जनरेशन होता है, जिसके कारण क्या करता है ये जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है उसको इंक्रीज़ करता है। याद रखना ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को इंक्रीज़ करता है। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है इसका मेन फंक्शन होता है मेंटेनेंस। और ये मेंटेनेंस किसकी करता है? जो प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को डेवलप करके गया है, प्रोजेस्टेरोन उसी थिकनिंग को और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। इन दोनों का यही सबसे मेन 2 फंक्शन है। अगर आप ये दोनों याद रखेंगे
तो आपको नीट में भी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम और कह सकते हैं डेवलप करता है और प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है। अब यहाँ पे अपन फॉलिकुलर इस डायग्राम को समझते हैं। अब आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आपको हार्मोन्स के बारे में पता है। तो सबसे पहले जो फेज़ आती है हम कह सकते हैं नीचे वाली, जहाँ पे क्या होता है, यूटेराइन एक्टिविटी होती है, यूटेराइन इवेंट्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़ की, जहाँ पे मैं सिर्फ एम और पी लिखता हूँ, मेंस्ट्रुअल फेज़। यहाँ पे क्या होता है, ये जो यूटेराइन जो फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स होती है वो फ्लो होती है, जिसको अपन कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। और ये होता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है। और ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ये 1 से लेके 5 डेज तक होता है। और यहाँ पे 30 ml से लेके 50 ml तक जो ब्लड डिस्चार्ज होता है वो हो पाता है। अब यहीं पे एक और बात करते हैं जो एनसीईआरटी नीट में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो क्लॉथ क्यों नहीं करता। इसका रीज़न ये है कि जो ब्लड यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो ऑलरेडी क्लॉथेड ब्लड है, जो इनसाइड में क्लॉट था, और जब वो रिलीज़ हो रहा है तो वहाँ पे एक फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम होता है जो क्या करता है, इसके क्लॉथ होने नहीं देता। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ब्लड का क्लॉथ नहीं होता। तो मेंस्ट्रुअल फेज़ होती है 5 डेज तक। उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो हॉर्मोन्स है, यहाँ पे जो लाइन से दिखा गई है, मैं इसको भी लेबल कर देता हूँ। ये जो वाली लाइन देख रहे हैं ये है ईस्ट्रोजन की, और ये वाली जो लाइन है ये है प्रोजेस्टेरोन की, ये वाली जो लाइन है ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये है FSH। और ये जो आप देख रहे हैं ये है ओवेरियन इवेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं ओवेरियन इवेंट्स। और ये जो दो हार्मोन है इनको अपन बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स। और ये जो है ये है पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो यहाँ से अब अपन समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 5 डेज से लेके 14 डे तक होती है फॉलिकुलर फेज़, फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है, ये जो फॉलिकल्स होता है इनका डेवलपमेंट होता है। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होने के लिए अपन जानते हैं FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो अमाउंट होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप ग्राफ से देख सकते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट करते हैं। अब यहाँ पे याद रखना, मैंने कहा था कनेक्शंस आएंगे यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन फॉलिकल्स यहाँ पे क्या रिलीज़ करते हैं, ईस्ट्रोजन। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है इन दोनों हार्मोन के कारण, और जो फॉलिकल्स है वो ईस्ट्रोजन को रिलीज़ कर रहे हैं, ये भी हार्मोन है। और ये जो ईस्ट्रोजन होता है, जैसे मैंने कहा था डेवलपमेंट या फिर हम कह सकते हैं थिकनिंग करता है एंडोमेट्रियम की। तो यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग कर रहा है, जो यहाँ पे आप ग्राफ से देख सकते हैं, जो एंडोमेट्रियम अब वापस रिपेयर हो रही है और थिकन हो रही है। ठीक है, अब ये तो हो गया फॉलिकुलर फेज़ के बारे में। इसके बाद आता है ओव्यूलेशन। अब मैंने कहा था यहाँ पर भी रिलेशन आएगा, तो यहाँ पे ओव्यूलेशन में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ईस्ट्रोजन का अमाउंट है, ये ओव्यूलेशन या फिर हम कह सकते हैं ओव्यूलेशन डे से पहले ईस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट मैं लिख देता हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक। और ये पॉजिटिव फीडबैक कौन देता है, ईस्ट्रोजन। और किसको देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। याद रखना, ईस्ट्रोजन एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देता है, जो क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, LH सर्ज होता है, LH सर्ज। यहाँ पे LH सर्ज होता है। LH सर्ज के कारण क्या होता है, ये जो ओव्यूलेशन होता है ये कंप्लीट हो जाता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसमें से ओवम का रिलीज होना। तो LH सर्ज के कारण ही यहाँ पे 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है। तो यहाँ पे अपन ने ओव्यूलेशन तक समझ लिए है कौन सा एंजाइम किससे लिंक, कौन सा हार्मोन किससे लिंक्ड है। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि ईस्ट्रोजन, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन की अभी तक बात नहीं आई है, अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है एंडोमेट्रियम का, अब यहाँ पे ओवुलेशन हो चुका है, ओवम रिलीज़ हो चुका है। ओवम की अगर मैं बात करूँ
तो ओवम यहाँ पे 24 आवर्स के लिए एक्टिव रहता है। अगर 24 आवर्स में इसका फर्टिलाइजेशन होता है तो ये हो जाता है, आगे डेवलपमेंट करता है, नहीं तो ये इनएक्टिव हो जाता है। और ये जो इसका जो एक्टिव रहता है, और ये जब तक फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिव रहता है जब तक ये फैलोपियन ट्यूब से मूवमेंट करता है, तो 24 आवर्स के लिए एक्टिव रहता है। उसके बाद ये जो ग्राफिन फॉलिकल होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब याद रखना ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम ये ही क्या सिक्रीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जितनी भी आगे जो साइकिल होती है, ये जो साइकिल चल रही है 28 डेज़ की, 29 डेज़ की, ये स्टॉप हो जाती है और प्रेगनेंसी के आगे फंक्शन होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अपन को तो ये साइकिल पढ़नी है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये साइकिल में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करता है, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीशन करता है, जिसके कारण हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेस्टेरोन का ग्राफ ओव्यूलेशन के बाद ऊपर जाता है। और इसका रीज़न ये होता है, मान लीजिए अगर ओवम फर्टिलाइज करता है तो उसको जाके इम्प्लांट करने के लिए एंडोमेट्रियम की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे। लेकिन अगर ओव्यूलेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम भी आगे जाके डीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल फिर से डाउन होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है, और फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी लेवल डाउन होता है। इसके कारण क्या होता है, जितने भी हार्मोन्स हैं उनका लेवल डाउन होता है, और ये जो एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग होती है ये भी जो होती है ब्रोकन हो जाती है, और वापस शुरुआत से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई थी वो वापस स्टार्ट होना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे मैंने सारी फेजेस के बारे में बता दिया है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये है ल्यूटियल फेज़ और सिक्रेटरी फेज़, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। तो यहाँ पे मैं होप करता हूँ आपको ये डायग्राम इजीली समझ में आ चुका होगा। तो अगर मैं एक बार फिर से सबके बारे में बता दूँ तो आपको इजीली थोड़ा और अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, और फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन को रिलीज़ करते हैं। ईस्ट्रोजन के कारण क्या होता है, एंडोमेट्रियम इंक्रीज हो जाती है। ओव्यूलेशन से पहले ईस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण पॉजिटिव फीडबैक जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, जिसके कारण आ जाता है एलएच सर्ज। एलएच सर्ज के कारण हो जाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीज करता है प्रोजेस्टेरोन को। प्रोजेस्टेरोन के कारण ये एंडोमेट्रियम मेंटेन रहती है कुछ दिनों तक। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये एंडोमेट्रियम उसको हेल्प करेगी। फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम भी आगे डीजनरेट कर रहा है। डीजनरेट होने के कारण प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो एंडोमेट्रियम भी आगे जाके ब्रोकन होना स्टार्ट हो जाएगी, और सारे हार्मोन्स भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे वापस मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और ये साइकिल फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आ जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।